गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस कक्षा में स्वागत है। सर्वप्रथम मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगी समस्त दिवंगत आत्माओं को जो हमारे बीच नहीं है। कई जाने कई अनजाने चेहरे, और नमन करना चाहूंगी उन अनेकों अनाम योद्धाओं का जो बिना अडिग हुए समस्त देशवासियों की दुख की इस घड़ी में देव स्वरूप हमें आस बधाए हुए हैं कि कल बेहतर होगा। हे ईश्वर, प्रार्थना है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमें क्षमा करो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, इस अंधकार से हमें उजाले की तरफ ले जाओ। First of all, I pay my condolences to the families of all undergoing tragedies which have never been witnessed earlier. And at the same time, I salute those unknown, unseen warriors who are providing succor and strength to all of us during these very tragic times. I would like to pray to the Lord to lead us from darkness to light and shower His blessings upon us. आज जब हमारा संपूर्ण राष्ट्र और हमारे साथ समस्त दुनिया वाले वेदना से कराह रहे हैं, हम एक चेष्टा करते हैं जीवन को व्यवस्थित करने की। इसी कड़ी में हम स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में आज पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी क्या है? आपने बहुत सुना होगा क्योंकि हम रसायन विज्ञान के विद्यार्थी हैं। In chemistry, whenever we are discussing organic chemistry, we broadly classify compounds into two categories, the aromatic compounds and the aliphatic ones. हम aromatic compounds उन compounds को कहते हैं जो बेंजीन की तरह दिखते हैं, उनका केमिकल बिहेवियर बेंजीन की तरह है, उनके रासायनिक गुण जो हैं वो बेंजीन की तरह हैं। और जबकि डबल बॉन्ड होता है इनमें, लेकिन ये अनसैचुरेशन टेस्ट नहीं देते हैं, जो कि एक टेस्ट होता है ब्रोमीन वाटर इत्यादि के साथ कि जिससे पता लगता है कि हमारे कंपाउंड में डबल बॉन्ड है। लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हुए भी ये टेस्ट नहीं देते हैं। और डबल बॉन्ड होते हुए, क्योंकि डबल बॉन्ड अनस्टेबल होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज जो हमारे कंपाउंड कार्बन से उनमें होते हैं, तो कुछ sp2 हाइब्रिडाइज जो है कोशिश करते हैं sp3 हाइब्रिडाइज में चेंज होने की, और इसी तरह उसमें रिएक्शन होते हैं। जब भी कोई रिएजेंट डाला जाता है तो वो डबल बॉन्ड खुलते हैं और तुरंत एडिशन होता है और हमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में चेंज होता है, क्योंकि sp2 में जो है पाई ऑर्बिटल्स वो लैटरली ओवरलैप करते हैं झुक करके आपस में, जिससे कि एक स्ट्रेन सा पैदा हो जाता है और जिससे कि एनर्जी सिस्टम की बढ़ जाती है। लेकिन इन कंपाउंड्स में, एरोमेटिक कंपाउंड में, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स ऐसा नहीं करते हैं। ये एडिशन रिएक्शन न देके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, और वो भी इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब इनमें ऐसी स्पीशी अटैक करती है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढ रही हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। मतलब ये पाई रिच है क्योंकि इतने सारे पाई बॉन्ड्स हैं इसमें, ये सारे पाई बॉन्ड्स हैं, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रोफाइल वो अटैक करता है और सब्स्टिट्यूशन होता है, ना कि एडिशन। ये मॉलिक्यूल्स फ्लैट तो होंगे ही, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में फ्लैट होते हैं, और इनमें बहुत ही हाई थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होती है रेजोनेंस के कारण। अब वहीं पे जो दूसरा क्लास हम कहते हैं वो है एलिफैटिक कंपाउंड। ये ओपन चेन भी हो सकते हैं, साइक्लिक भी हो सकते हैं। इनमें मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल ट्रिपल बॉन्ड होते हैं जो कि खुल जाते हैं तुरंत, जैसे इसमें अगर ब्रोमीन वाटर डाला जाए या अनसैचुरेशन का टेस्ट करा जाए तो तुरंत डबल बॉन्ड खुल के सिंगल बॉन्ड, तो एज रिजल्ट अगर ब्रोमीन वाटर डाला हो तो वो डिकलराइज हो जाता है। और ये कौन सी प्रॉपर्टीज देते हैं? नेचुरली एडिशन,
क्योंकि एनर्जी इनकी हाई होती है, तो ये लोअर एनर्जी में चेंज होने के लिए जहां इनमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, एडिशन रिएक्शन देंगे। ऑफ कोर्स जहां पे सिंगल बॉन्ड हो वो निर्भर करता है कि कौन सा ग्रुप इनके साथ लगा हो, उस हिसाब से ये हमें सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देते हैं, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन एटसेट्रा, जहां पे मल्टीपल बॉन्ड नहीं हो उस केस में। और इनकी ज्योमेट्री जो है वो डिपेंड करती है इनके हाइब्रिडाइजेशन पे, टेट्राहेड्रल से लेकर के प्लेनर से लेकर के ट्रायगोनल, सब किस्म की इसमें, या लीनियर, सब किस्म की ज्योमेट्री इसमें होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत हद तक डिपेंड करती हैं उसके फंक्शनल ग्रुप में। जहाँ सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड जैसा कि यहाँ है ओपन चेन कंपाउंड, सिंगल बॉन्ड, गुंजाइश ही नहीं है एडिशन की, क्योंकि अपने आप में ये पूरी तरह स्टेबल है, तो इसमें एक हाइड्रोजन निकलेगा, उसकी एवज में दूसरा ग्रुप आएगा, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अगर ये हाइड्रोजन की जगह कोई और ग्रुप लगा हो सच एज Cl एटसेट्रा OH, तो वो ग्रुप डिसाइड के हिसाब से ही इसमें सब्सटीट्यूशन होगा। वो ग्रुप निकलेगा, Cl निकल गया, Cl नेगेटिव, उसकी जगह अगला नेगेटिव आया, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। या अगर एल्केन्स हो तो उसमें तो कोई ग्रुप नहीं लगा होता है, काफी हद तक न्यूट्रल होते हैं, उसमें सिर्फ एक ही ढंग से एक्टिवेशन हो सकता है, वो हो सकता है फ्री रेडिकल्स जनरेट करके, तो उसमें फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन एटसेट्रा। तो ये बहुत ही भिन्न होते हैं एक दूसरे से, एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड एलिफेटिक कंपाउंड्स। तो ये तो हमने इसका ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखा। अब हम देखें कि क्या होता है इन एरोमेटिक कंपाउंड। जब हम एरोमेटिसिटी पढ़ रहे हैं तो बेंजीन, सर्वप्रथम ये देखा गया कि बेंजीन जो है इसमें क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 6 कार्बन एटम्स है, 6 हाइड्रोजन, और ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड है, यानी कि कॉन्जुगेशन। तो एक समय में ये, तब क्षण में ये है डबल बॉन्ड, तो दूसरे क्षण ये डीलोकलाइज होके, मतलब लोकलाइज नहीं है, एक जगह स्थित नहीं है, रेजोनेंस में हम पढ़ चुके हैं पहले, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ गया तो ये वाला इधर चला जाएगा, और इस तरह का फिर स्ट्रक्चर बनेगा। यानी एक क्षण में जो हमारा डबल बॉन्ड है, दूसरे क्षण में ही वो किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। तो इसका बॉन्ड मेजरमेंट भी एक्सपेरिमेंटली ये वेरीफाइड है, दिस इज नॉट इमेजिनरी कि इस तरह की प्रक्रिया होती है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ जो इसका निकलता है वो डबल और सिंगल बॉन्ड के बीच में है। प्लेनर है ये, 120 डिग्रीज का एंगल, और जो बॉन्ड लेंथ है वो लगभग 140, हम कहते हैं पिकोमीटर भी कह सकते हैं, 1.40 एंगस्ट्रॉम ये यूनिट। ये किसके बीच में है, ये डबल और सिंगल बॉन्ड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड लगभग थोड़ा हमारा जो है बड़ा होता है, वो 1.53 एंगस्ट्रॉम होता है, और डबल बॉन्ड जो होता है वो शॉर्ट होता है, डबल बॉन्ड अराउंड 1.34 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो ये इन दोनों के बीच में है, ना सिंगल बॉन्ड ना डबल बॉन्ड, क्योंकि एक क्षण में जो डबल बॉन्ड है दूसरे क्षण वो सिंगल है। मतलब इस तरह से रेजोनेंस में स्टेबलाइजेशन होता है। ये तो है इसका हमारा sp3 जो स्केलेटन है, और ये लगे हुए इसमें हर एक sp2 हाइब्रिडाइज स्केलेटन है, और ये लगे हुए हैं क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, हर एक में एक एक p ऑर्बिटल छुटा हुआ है, पाई ऑर्बिटल, जो पाई बॉन्ड बनाएगा, तो ये बनाए हमारे हर एक में, हर कार्बन में एक एक p ऑर्बिटल, जो कि लैटरली ओवरलैप करके क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड। तो ये बॉन्ड आपने देखा ना, डबल बॉन्ड कभी यहाँ है कभी यहाँ है, यानी कि एक रिंग सी है इसके अंदर। ये रह गई हमारी कार्बन स्केलेटन, कार्बन फ्रेमवर्क हमारे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन का, और ये उसके अबव प्लेन के और प्लेन के बिलो, क्योंकि p के 2 लोब्स होते हैं, तो एक ऑर्बिटल ऐसे बनेगा अबव, और दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये जो हमारा है इसका, इसी में ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस तरह होगा कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो है इसमें क्या है, बड़ा सा ऑर्बिटल बन जाएगा है इनसे। तो अबव द प्लेन साइक्लिक रिंग, बिलो द प्लेन, यानी कि इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना जितनी रिंग के ऊपर है, ये काली वाली का हमारी कार्बन स्केलेटन है, फ्रेमवर्क है, जितनी ऊपर है उतनी ही नीचे है। दिस इज नोन एज अ डीलोकलाइज्ड पाई सिस्टम विच इज शोन एज सच ऑन पेपर। ये बेंजीन रिंग है और ये डीलोकलाइज्ड हमारी पाई सिस्टम है, अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द बेंजीन रिंग। एज अ कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, अब हम इसको जरा देखें, क्योंकि ये सारे एविडेंसेस हैं इसके बेंजीन टाइप के स्ट्रक्चर्स के, कि इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डेटा भी अगर हम देखें, वो तो हमने बॉन्ड लेंथ देखा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से अगर एक हमारा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होती है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमारी
वो क्वालिटेटिव इंडिकेशन है। ये तो इससे पहले जो हमने देखे थे वो तो उसके प्रॉपर्टीज थे जो उसकी क्वालिटेटिव इंडिकेशंस थी। तो इसके अलावा कि हम देखें क्वांटिटेटिव डेटा से कि ये कितना स्टेबल है, इसके डबल बॉन्ड कितने स्टेबल हैं, सब्स्टिट्यूशन इत्यादि तो दिखा ही रहे हैं। ये कैसे पता लगेगा? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से। ये क्वांटिटी क्या है? वो हीट है जो इवॉल्व होती है जब 1 मोल हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है उसमें क्या लगता है? हाइड्रोजन। यानी कि जैसे साइक्लोहेक्सीन है, डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन लगेगा, डबल बॉन्ड आपको बताया ना तुरंत खुलेंगे, सिंगल में चेंज होंगे, और जो हीट इसमें निकलेगी वो एक्सोथर्मिक है ये, तो वो है 28.6 किलो कैलोरी पर मोल। अब अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो जहां 2 ऐसे बॉन्ड होंगे ऑब्वियसली वहां, क्योंकि 2 हैं डबल बॉन्ड तो इसकी डबल होनी चाहिए। ये है 28.6 किलो कैलोरीज पर मोल, तो उसकी डबल जो हमारी ऑब्जर्व्ड आई जो वैल्यू वो तो है 55.4 किलो कैलोरीज पर मोल। और कैलकुलेटेड जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 6 12, 2 8 16 17, 2 2 4 5, ये तो कैलकुलेटेड है 57.2। लगभग इससे मिलती जुलती आती है, थोड़ा सा कम है पर लगभग 55.4 किलो कैलोरीज पर मोल साइक्लोहेक्साडाइन। अब वहीं पे साइक्लोहेक्साट्राईन, इन अदर वर्ड्स बेंजीन, जहां 3 है ऐसे तो 28.6 की तिगुनी आनी चाहिए वैल्यू, तो कैलकुलेटेड वैल्यू आनी चाहिए फिर 85.8 किलो कैलोरीज पर मोल। पर जब ये नापी जाती है जब, तो ये इसकी वैल्यू आती है 49.8 किलो कैलोरीज पर मोल। यानी कि आप देखिए ये इससे 36 किलो कैलोरी कम है कैलकुलेटेड वैल्यू से। कहने का मतलब है 3 डबल बॉन्ड होते हुए भी ये बहुत हद तक क्या है? स्टेबल, क्योंकि ये इसके अंदर की एनर्जी है जो निकल रही है। तो इसका मतलब इट इज स्टेबल बाय अ फैक्टर ऑफ 36 किलो कैलोरीज पर मोल, क्योंकि अगर ये तीनों बॉन्ड खुल के इस तरह वैल्यू आनी चाहिए थी इतनी 85.8, पर ये कुल इतनी आ रही है। कम क्यों है? ये कम इसलिए है क्योंकि बेंजीन बहुत स्टेबल है और ये फैक्टर इसको स्टेबलाइज करता है। ये कम इसलिए है क्योंकि इसमें रेजोनेंस की प्रक्रिया है। ये रेजोनेंस इसको एक स्थायित्व, एक स्टेबिलिटी प्रदान करती है, इसीलिए इसको कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी, स्टेबलाइजेशन एनर्जी, विच इज अराउंड 36 किलो कैलोरीज पर मोल। तो हमारे जितने एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें लगभग लगभग इससे मिलती जुलती जो है उसकी रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेशंस आती हैं। देखी जाता है उसमें कि जिस हिसाब से उसमें रेजोनेंस हो। सो बेंजीन इज स्टेबल बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस एनर्जी। दिस इज व्हाट इज डिस्टिंग्विशिंग इट, यही इसको भिन्न करता है और हमारे एलिफेटिक कंपाउंड से। तो हम देखें क्या खासियतें आ जाती हैं इन सब की वजह से। अनयूजुअल प्रॉपर्टी बेंजीन की, एक तो थर्मल स्टेबिलिटी, बहुत स्टेबल है। सब्स्टिट्यूशन रादर देन एडिशन रिएक्शन, जिसमें कि हमारी एरोमेटिक अनसैचुरेटेड रिंग जो है वो प्रिजर्व रहती है। रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है इजिली, बहुत ही विग्रस कंडीशन में ऑक्सीडाइज होता है। और जो आप पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस में पढ़ रहे होंगे या पढ़ेंगे जो आगे ग्रेजुएशन में हैं वो लोग, कि इसकी यूनिक न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रा होता है जिससे एक इंड्यूस रिंग करंट जनरेट होता है। तो उसे क्या होगा कि जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो जब ये इसके एब्जॉर्प्शंस होंगे एज अ कॉन्सिक्वेंस वो केमिकल शिफ्ट, उनकी वैल्यू आएगी 6 से 8 ppm। ये होती है पैरामैग्नेटिक शिफ्ट के कारण। एनआइसोट्रोपिक इफेक्ट, ये सब आप लोग एनएमआर में पढ़ चुके होंगे या पढ़ रहे होंगे, या जो यूजी लेवल में है वो लोग आगे पढ़ेंगे कि इसका यूनिक होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस जो स्पेक्ट्रा मिलता है इस लाइन में। यहाँ पे इस रेंज में हमें उसकी वैल्यूज दिखती हैं। डीशील्डेड होते हैं वो सारे प्रोटॉन्स। तो जहां आउटर प्रोटॉन्स डीशील्डेड होते हैं और इनर प्रोटॉन्स शील्डेड होते हैं, ऐसे सारे हमारे आउटर प्रोटॉन्स डीशील्डेड और इनर प्रोटॉन्स जो शील्डेड होते हैं इसको हम कहते हैं डायामैग्नेटिक शिफ्ट। और ऐसे डायाट्रोपिक मॉलिक्यूल्स हमेशा ही एरोमेटिक होते हैं। आप समझ गए? केमिकल शिफ्ट वैल्यू उनकी देखेंगे इसके बीच में आती है। और अगर इसमें कहीं अंदर प्रोटॉन्स हो, अभी बाकी हम स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें, बेंजीन में तो खैर नहीं है, तो उसमें अंदर की जो वैल्यू आती है वो इसके मुकाबले बहुत ही कम 0, 1, 2 ppm ऐसी आती है। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स
जिनमें केमिकल शिफ्ट वैल्यू इतनी आएगी, वो सब क्या होंगे, हमारे एरोमेटिक प्रोटॉन्स। और वहीं पे वो मॉलिक्यूल्स जहां आउटर प्रोटॉन्स तो शील्डेड होते हैं, उनकी वैल्यू कम आती है, इतनी नहीं आती है, उनकी वैल्यूज क्या आएगी, कम। और जो बाहर के उसमें प्रोटॉन्स है, दो किस्म के प्रोटॉन्स होते हैं, एक अंदर रिंग के, एक बाहर। तो बाहर वाले जो हैं उनकी वैल्यू तो आएगी 1 2 या 0 या कई बार नेगेटिव में, और जो अंदर के प्रोटॉन्स हैं उनकी हायर वैल्यू आएगी। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं पैराट्रोपिक मॉलिक्यूल्स, इसके ठीक उल्टे। और ऐसे होते हैं कंपाउंड्स हमारे सारे एंटी एरोमेटिक। एंड एट द सेम टाइम आई मस्ट स्ट्रेस ऑल्सो कि इनमें प्लेनरिटी भी नहीं होती, प्लेनर भी नहीं होते हैं ये एक और क्राइटेरिया है। इसके अलावा एक और टर्म आप देखिए, हमने कौन सी टर्म देखी, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। अब हम देखें होमो एरोमेटिक। होमो एरोमेटिक हमारे सारे वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि एरोमेटिक की तरह होते हैं, जैसे एरोमेटिक होते हैं ना, उनमें भी वैल्यू यही आती है 6 to 8 ppm, लेकिन और अंदर के प्रोटॉन्स की वैल्यू कम आती है, लेकिन उनमें एक sp3 हाइब्रिड कार्बन होता है। तो वो इस तरह कुछ एडजस्टमेंट रहता है उसमें कि रेजोनेंस की सी स्थिति पैदा हो जाए। sp3 हाइब्रिड कार्बन कुछ इस तरह वो कार्बन बाहर को प्रोजेक्ट करता है कि अंदर उसमें डीलोकलाइजेशन हो जाए। और जो हमारे एंटी एरोमेटिक होते हैं उसमें तो ठीक इसकी उल्टी वैल्यू आती है। कुछ एक ऐसे होते हैं नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक मतलब उसमें जो हमारी केमिकल शिफ्ट वैल्यू आएगी वो उतनी आएगी जितनी हमारे ओलोफिनिक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वालों में आती है, मतलब कि 4 से 5 ppm लगभग उनमें वैल्यू आती है। और उसमें किसी तरह का ऐसा नहीं होता है कि प्लेनैरिटी हो और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो, वो भी उनमें नहीं देखा जाता है। तो ये खास कुछ प्रॉपर्टीज जो बेंजीन की होती हैं जिससे कि उसकी एरोमेटिक बिहेवियर साबित होता है। तो जो कंपाउंड्स इससे मिलते जुलते हैं, जिनमें इस तरह की डायमैग्नेटिक शिफ्ट होती है या जिनमें केमिकल शिफ्ट वैल्यूज 6 से 8 ppm आती है, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं, जिनमें उनकी अनसैचुरेटेड रिंग जो है वो प्रिजर्व्ड रहती है, जिसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी 36 किलो कैलोरी लगभग, उससे थोड़ी आगे पीछे इतनी होती है, डबल बॉन्ड होते हुए भी वो एडिशन रिएक्शंस नहीं देते हैं, ये सारे कंपाउंड्स प्लेनर ऐसे बेंजीन से मिलते जुलते भी हो सकते हैं और कई बार स्ट्रक्चर में नहीं भी मिलते जुलते हैं। हम देखेंगे दोनों किस्म के बेंजीनोइड्स एंड नॉन बेंजीनोइड्स। पर ये कुछ क्राइटेरिया है ये बताने के लिए कि इनमें एक खास गुण मौजूद है जिसको हम कहते हैं एरोमेटिसिटी। यानी कि आप किस तरह से डिफाइन करेंगे अब एरोमेटिसिटी को, मतलब वो सारे कंपाउंड जो बेंजीन की तरह ही रिंग और प्लेनर रिंग जिनमें होती है, प्लेनर रिंग होती है और प्लेनर रिंग मतलब उसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट होते हैं, और एट द सेम टाइम रेजोनेंस होता है और थर्मल स्टेबिलिटी होती है और सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। केमिकल शिफ्ट वैल्यू लगभग NMR में इतनी आती है 6 to 8 ppm। ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं, हमारे एरोमेटिक। अब इसके अलावा हम आगे देखें कुछ और भी गुण हैं। यस डेफिनेटली, Haeckel ने प्रपोज करा था ये रूल। दिस वाज प्रपोज्ड बाय एरिक हैकेल इन द ईयर 1930। एरोमेटिसिटी, कंसिडरिंग ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, की उसकी जो यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जब वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल में आ जाएं तो उस मॉलिक्यूल को हम इजीली रिलेट कर सकते हैं बेंजीन के गुणों से, और हम कहते हैं कि ये क्या है, एरोमेटिसिटी की स्थिति है, ये एरोमेटिसिटी के गुण रखता है। उसके लिए क्या कंडीशंस है, मॉलिक्यूल और आयन भी हो सकते हैं, वो अभी हम देखेंगे आगे, वो फ्लैट होंगे या लीनियर। इसके अलावा उनमें डीलोकलाइज्ड पाई रिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, जैसे हमने देखा बेंजीन के केस में कि ये अबव and below the plane of this benzene ring there was this pi ring of electrons, क्योंकि p के दो लोब्स होते हैं ना, जो दो तरफ, above and then ये नीचे वाले बनाएंगे below the plane of the benzene ring, इस तरह की स्थिति उनमें होती है। इसके अलावा जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जिसको
कि हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते हैं, आउट ऑफ द सिलेबस टाइप है, बहुत ही हायर उसमें है कि देयर मस्ट बी अ टोटल ऑफ 4n2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी कंसिडरेशन देख के इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, देयर मस्ट बी अ टोटल ऑफ 4n2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वेयर n इज एन इंटीजर, इट कैन बी 0 1 2 3 and 4। अगर ये कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो तो हम उसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि इसमें एरोमेटिसिटी है। अब वहीं पे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी 4n+2 ना होके उसमें क्या होते हैं 4n डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, 4n पाई या लोन पेयर। ये भी कैरेक्टरिस्टिक या गुण है साइक्लिक मॉलिक्यूल्स का, जैसे एरोमेटिसिटी साइक्लिक मॉलिक्यूल्स का, ये भी साइक्लिक मॉलिक्यूल का, विच इज प्लेनर और नियरली प्लेनर। लेकिन इनकी पाई इलेक्ट्रॉन जो सिस्टम है उनकी हायर एनर्जी होती है देन इट्स ओपन चेन एनालॉग। इसके एग्जाम्पल हमने दे रखे हैं यहाँ, पेंटालीन, बाइफिनाइलिन, साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटायन, आप सब यहाँ देखें, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 यानी कि 4n इलेक्ट्रॉन। अगर हम n की वैल्यू क्या रखें 2 रखें तो n की वैल्यू 2 रखें तो हमें क्या मिलता है 4 2 8, तो यहाँ 8 है पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6, इसमें 12 है बाइफिनाइलिन, 2 फिनाइल रिंग है ऐसी जुड़ी हुई है, बाइफिनाइलिन 12 है, 2 6 12 डीलोकलाइज्ड। ये क्या है साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटायन। अभी ये डबल बॉन्ड यहाँ है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर ये डबल बॉन्ड इधर चले जाए तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर चला गया यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया इधर, यानी कि स्थिति क्या है रेजोनेंस की सी स्थिति हो रही है। या ये डबल बॉन्ड अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ से इधर शिफ्ट हो गया तो क्या होगा यहाँ पे आ जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज, तो इस तरह रेजोनेंस की सी स्थिति हो रही है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है कार्बन, लेकिन जो प्रेजेंस है वो कैसी है 4n हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें कैसे हैं एंटी एरोमेटिक में 4n इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सारे एग्जाम्पल पेंटालीन, बाइफिनाइलिन, साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटायन जो हम ये सारे देख रहे हैं। और जो नॉन एरोमेटिक, एक और टर्म नॉन एरोमेटिक समझते ही हैं आप, जितने हमारे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम जिन जिन में नहीं होंगे, मतलब प्लेनरिटी भी नहीं होगी उनमें, तो उसमें पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन भी नहीं होगा, उन सबको क्या कहेंगे हम नॉन एरोमेटिक। उनके डबल बॉन्ड एडिशन रिएक्शंस वगैरह देंगे और वो सिंपली जो एब्जॉर्ब भी करेंगे, एनएमआर स्पेक्ट्रा जो उनका होगा वो उस रेंज में नहीं होंगे, उसकी जो वैल्यूज होंगी जैसा हमारे एरोमेटिक में होते हैं, एरोमेटिक में 6 to 8 ppm, बल्कि उसकी होंगी करीब 4 to 5 ppm, जैसे कि ओलिफिनिक यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन उसमें आती है, तो नॉन एरोमेटिक में उसी तरह होंगी। एंटी एरोमेटिक में तो ऑफ कोर्स उसमें भी क्या हो जाएगा प्लेनरिटी नहीं हो पाएगी, एंड मोर ओवर इसमें और भी होगा। अगर हम उस सिस्टम से देखें, प्लेनरिटी भी देखते हैं साइड बाय साइड, उसमें एनएमआर भी देखते हैं, तो पैराट्रोपिक होंगे ऐसे मॉलिक्यूल्स, मतलब बाहर के जो होंगे वो शील्डेड होंगे प्रोटॉन्स, उनकी वैल्यू लो होगी ppm केमिकल शिफ्ट, और अंदर की वैल्यू हाई होगी अगर दो किस्म के जहां इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन्स जहां प्रेजेंट हो इनकी रिंग में, एंटी एरोमेटिक 4n इलेक्ट्रॉन्स। ये सारे इसके उदाहरण हैं। आगे अभी हम और देखेंगे, और नॉन एरोमेटिक में तो सारे ही हमारे आ जाएंगे जितने हमारे एल्कीन्स वगैरह हैं, एल्काइंस, ये सब नॉन एरोमेटिक हैं। इसके अलावा अगर वो साइक्लिक रिंग वाले हो तो साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, ये प्लेनर नहीं होता है, ये बोट शेप्ड होता है, तो बोट शेप होने की वजह से इसमें पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन संभव नहीं है, इसीलिए इसको नॉन एरोमेटिक कहते हैं, क्योंकि इसमें वो एरोमेटिसिटी वाले गुण होते ही नहीं है। जो पैराट्रॉपिक होंगे जिसमें इसमें दो किस्म से होंगे प्रोटॉन्स, वो एंटी एरोमेटिक होंगे, और एट द सेम टाइम एंटी एरोमेटिसिटी के लिए प्लेनरिटी भी उसमें नहीं होगी। अब हम इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी के हिसाब से इनके कैलकुलेशंस देखें, तो पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी कैसे कंपेयर करते हैं हम देखते हैं ना ओपन चेन और क्लोज चेन, ये दोनों फॉर्म्स को लेकर देखते हैं जो यहाँ दिखा रखा है कि अगर हमारा ओपन चेन जैसे 1,3-ब्यूटाडाइन है, जब ये रिंग में चेंज होता है, यहाँ से ये रिंग में चेंज हो गया, मान लीजिए यहाँ और यहाँ ये दोनों कोने जुड़ गए, तो एक बॉन्ड इसमें कहाँ जाएगा इधर और एक इधर, तो ये जुड़ गए ये दोनों कोने यहाँ और यहाँ से। सो एज अ कॉन्सिक्वेंस क्या बन गया साइक्लोब्यूटाडाइन, और ये 4 पाई, यहाँ भी 4 है ना इलेक्ट्रॉन्स पाई, और यहाँ भी 4 हैं,
लेकिन ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो हायर होती है। तो जब इसकी हायर हो ओपन चेन फॉर्म से, ऐसा हमारा कंपाउंड जो है वो क्या कहलाता है? एंटी एरोमेटिक। ये एंटी एरोमेटिक है। हमारे पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो है ना इसकी हायर होती है इन दिस केस ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड यूज करी जाती है, ये हमारे एट प्रेजेंट वी कैन नॉट डिस्कस इट, इज अ मच हायर लेवल, लेकिन ये कैलकुलेशंस के आधार पे हम कह सकते हैं कि ये क्या है? एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि ओपन चेन की फॉर्म एनर्जी कम है और इसकी क्या है? ज़्यादा है। अब हम वहीं बेंजीन की देखें, 135 हेक्साट्राईन, ये तो इसका ओपन चेन फॉर्म है। जब ये क्लोज चेन फॉर्म में चेंज होता है तो देखते हैं इसकी जो एनर्जी बनती है क्लोज चेन फॉर्म की, यहाँ भी 3 है डबल बॉन्ड, यहाँ भी 3 है, और इसकी एनर्जी बहुत कम होती है इसके हिसाब से। तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया? एरोमेटिक। अब साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन, ये देखिए एनायन है, 2 तो 4 तो 6। जब ये साइक्लिक में कन्वर्ट होता है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन, तो इसकी एनर्जी कम होती है इस ओपन चेन फॉर्म से ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशंस। तो हम कहते हैं ये कैसा है? एरोमेटिक। और अब हम यहाँ देखें, अगर इसकी एनर्जी साइक्लोऑक्टाटेट्राईन इसकी ज़्यादा होती है ओपन चेन के हिसाब से, तो ये क्या होगा? और ये एंटी एरोमेटिक होगा, या हम कह सकते हैं ये तो नॉन एरोमेटिक होगा। वैसे इसको वैसे क्लासिफाई हम नॉन एरोमेटिक के फॉर्म में भी करते हैं। एरोमेटिसिटी इसमें है ही नहीं, प्लेनैरिटी भी नहीं है, इसलिए नॉन एरोमेटिक कह सकते हैं, या कई बार एनर्जी कैलकुलेशंस के बेसिस पर एंटी एरोमेटिक भी कहते हैं इसको, पर जनरली नॉन एरोमेटिक कैटेगरी में इसको प्लेस किया जा सकता है, क्योंकि प्लेनर फॉर्म तो इसका एग्जिस्ट नहीं करता। आपको बताया ना, बोट टाइप, अभी हम देखेंगे बोट टाइप इसका शेप होता है। तो प्लेनर फॉर्म जहाँ एग्जिस्ट करता है तो वहाँ उस केस में ही हम कह पाएंगे थोड़ा कि ये एंटी एरोमेटिक गुण है, अदरवाइज बाय एंड लार्ज नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स देखें तो फिर चलिए, हमने सारे रूल्स पढ़ लिए हैं, बेंजीन के गुण पढ़ लिए हैं। तो जो बेंजीन से मिलते जुलते देखिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये तो बेंजीन ही है। ये नेप्थलीन 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और ये एंथ्रासीन 3 एसिड रिंग 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 14 यानी कि अगर हम n की वैल्यू क्या रखें 3, 4n + 2, 3 4 12, 13 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। सब डिलोकलाइज्ड हैं, प्लेनर ये हमारे सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और इन सब में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी है। सब के सब हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देते हैं। इसी तरह कुछ हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जहाँ कार्बन की जगह एक हेट्रो एटम नाइट्रोजन ऑक्सीजन या सल्फर प्रेजेंट हो। तो पेरिडीन हो गया, फ्यूरॉन हो गया, पायरॉल हो गया, थायोफीन हो गया, इन सब में भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देते हैं। ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है, एंड एट द सेम टाइम ये सब प्लेनर होते हैं। और अगर इनकी NMR वैल्यू ली जाए तो प्रोटॉन्स की उसी रेंज में फॉल करती है जिसमें एरोमेटिक प्रोटॉन्स की आनी चाहिए, यानी कि 6 to 8 ppm। तो ये देखिए, ये है पिरिडीन, ये है फ्यूरान, कैसे हुए 6, देखिए इसमें 2 2 4 तो 6। ये वाले जो है ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, sp2 में नहीं, तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यहाँ पे ये जो है sp2 में प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। 2 2 4 तो 6, 2 2 4 तो 6, 2 2 4 तो 6 इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये सब के सब। ऑल ऑफ देम आर एरोमेटिक, giving electrophilic substitution reaction, having resonance stabilization energy, giving NMR signals in the aromatic region, and having high thermal stability, following Huckel's 4n + 2 pi electron rule. ये कुछ एरोमेटिक आयन्स हैं। आयन, जब इसमें से आयन कैसे बना? हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ना यहाँ, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया। ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 4n + 2, n अगर 0 हो तो वैल्यू 2 ही आएगी, तो ये एरोमेटिक हुकल्स रूल के अकॉर्डिंग। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एंड अगेन हियर 6 पाई इलेक्ट्रॉन, जबकि इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ट्रोपाइलियम आयन है ये, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 तो 6,
6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 2 2 4 2 6, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन, साइक्लोप्रोपिनाइल, पीन क्योंकि डबल बॉन्ड है, साइक्लोपेंटाडाइन 1 2 3 4 5, पेंटाडाइन 2 डबल बॉन्ड, एनायन नेगेटिव चार्ज, साइक्लोहेप्टा 7 है कार्बन एटम, ट्राइइनाइल ट्राइइन 3 है डबल बॉन्ड, कैटायन। तो हर एक में 6 पाई ये इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ 2 पाई है, इसलिए एरोमेटिक है ये आयंस हमारे। अब एंटी एरोमेटिक स्पीशीज देखें, एंटी एरोमेटिक में साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटायन, और नॉन एरोमेटिक साइक्लोपेंटाडाइनाइल ये रेडिकल है, 2 2 4 और एक ये इलेक्ट्रॉन है, 5 हमारे इलेक्ट्रॉन सिस्टम इसमें हो गए। एरोमेटिक कंपाउंड्स को अब हम ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं, इसका मतलब जो बेंजीन की तरह दिखते हैं उनको हम कहें बेंजीनोइड्स, और जो बेंजीन की तरह नहीं दिखते हैं उनको क्या कहें हम, नॉन बेंजीनोइड। तो ये देखिए ये सब नेफ्थलीन हो गया, एंथ्रासीन, फिनैंथ्रीन, पायरीन, बेंजो अल्फा पायरीन, डाई बेंजो अल्फा पायरीन, ये सारे के सारे क्या है हमारे, ये सब बेंजीनोइड्स हैं, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग एक या उससे ज्यादा, पॉलीसाइक्लिक हैं ये वाले तो उससे ज्यादा प्रेजेंट है। ऑल आर बेंजीनोइड्स हैविंग एरोमेटिक प्रॉपर्टी, जो बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है, फॉलोइंग 4n+2 rule, Huckel's rule, pi electrons का, being planar, giving electrophilic substitution, having high resonance stabilization energy and thermal stability. At the same time, giving the NMR signals in the desired region in 1H NMR. अभी हमने 1H NMR की यहाँ बात करी है. That is the protons which will be showing, giving the signals within 6 to 8 ppm. नॉन बेंजीनोइड्स, अब ये कुछ ऐसे हैं जो एरोमेटिक होते हैं लेकिन बेंजीन रिंग इनमें नहीं होती है, जैसे कि साइक्लोप्रोपेनाइल कैटायन, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन, साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल, ये सब क्या फॉलो कर रहे हैं, देखिए हमने देखा ना, हुकल्स 4n+2 पाई रूल को फॉलो कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, n = 0 तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, फिर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, फिर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। या एक इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग ये कंपाउंड है, ट्रांस 1516 डाईमिथाइल डाईहाइड्रोपायरीन, ये प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में यूएसए में 1964 में इसको सिंथेसाइज किया था। ये अगर कोई इच्छुक है पढ़ने का, दे कैन स्टडी दिस, बिकलाइट ने एंड जोसेफ बी फिलिप्स ने, दिस वाज पब्लिश्ड एंड इट इज सीन दैट इन दीज रिंग्स, जैसे ये रिंग है, अगर इसमें यहाँ ये रिप्लेस कर दिया जाए एक CH3 से, ये तभी, और ट्रांस है ये CH3 आप देख रहे हैं, ये डैश है और ये वेज है, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, जिससे कि क्राउडिंग ना हो। ऐसी 4 हमारी रिंग्स में ट्रांस 1516 डाईमिथाइल डाईहाइड्रोपायरीन, ये पायरीन है, डाईहाइड्रो यहाँ, और यहाँ पे क्या है 1516 पोजीशन में डाईमिथाइल ग्रुप्स, तो ये हमारा नॉन बेंजीनोइड होते हुए, नॉन बेंजीनोइड कब होता है, जब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसे ऑल्टरनेट करते, पर इसमें नहीं कर रहे हैं ना, ये तो डाईहाइड्रो है। पर जब इसका NMR स्पेक्ट्रल देखा गया, जब इसके हम गुणों को स्टडी करा गया, so those properties were found to be similar to those of benzene, so it is a very interesting non-benzenoid, trans 1516 dimethyl dihydropyrene. Similarly, the next type of compounds that are there are azulenes. Now, when we study azulenes, we will see in the case of azulenes that all these azulenes, ये जो हमारे azulene होते हैं, these are colored. ये हमारे azulene बड़ा इंटरेस्टिंग ये मॉलिक्यूल है, अभी हम देखेंगे, ब्लू कलर्ड, और किस तरह विशेष किस्म का स्ट्रक्चर बेंजीन को नहीं रिजेंबल कर रहा है, तब भी ये क्या होता है, हमारा एरोमेटिक होता है। तो ये सारे कंपाउंड्स की हम स्टडी यहाँ कर रहे हैं। एजुलीन, now let's move on to first azulene. This is azulene now. It is an isomer of naphthalene. देखिए, fusion of cyclopentadiene, cyclopenta 1 2 3 4 5, diene, and cycloheptatriene, cyclohepta 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसलिए हेप्टा, ट्राइइन। तो इन दोनों रिंग्स का ये क्या होता है, फ्यूजन होता है। मतलब कैसे हो गया, इलेक्ट्रॉन देखिए 1 2 3 4 5, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया ये।
एरोमेटिक प्रॉपर्टीज देता है ये। क्यों? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे कि फ्रिडल क्राफ्ट सब्स्टिट्यूशन। रेजोनेंस एनर्जी देखिए आप इसकी, डायपोल मोमेंट होता है बड़ा, ये डायपोल मोमेंट की वजह से ही ब्लू कलर का होता है। इसमें डायपोल मोमेंट एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस चार्ज आ जाएगा। और रेजोनेंस अच्छी खासी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है। Polarity can be explained by regarding this azulene as a fusion of these two rings, 6 pi electron and 6 pi electron में क्या होगा? अब ये 6 pi electron में जो है ये एनायन पेंटा ये उसको देगा और एक बन जाएगा कटायन, ये वाला, क्योंकि यहाँ से इधर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये तो क्या बन जाएगा हमारा? ये बन जाएगा हमारा ट्रोपाइलियम कैटायन की तरह, 7 मेंबर्ड, लेकिन इसमें पॉजिटिव चार्ज। और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये हमारा किस तरह बन जाएगा? साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन की तरह। मतलब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये यहाँ तो नेगेटिव चार्ज आ गया, ये बॉन्ड यहाँ चला गया, ये बॉन्ड क्योंकि यहाँ चला गया तो यहाँ पे क्या चार्ज आ गया हमारा? पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये इधर। तो ये इस तरह का फ्यूजन हो जाएगा, एक रिंग में नेगेटिव चार्ज और एक रिंग में पॉजिटिव चार्ज, यानी कि साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन, ये तो बन गया एनायन। और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला, 6 पाई इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे ना, 6 पाई, क्योंकि यहाँ से जब अगर ये इधर भी शिफ्ट भी हो गया, यहाँ इधर आ गया मान लीजिए, और ये इधर चला गया तो इसमें 6 तो रह जाएंगे पाई, ये इधर आ गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन ये यहाँ शिफ्ट हो गया तो ये तो एनायन में बदल गया। और ये क्योंकि यहाँ आ गया तो इसमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन में, मतलब है तो 7 ही कार्बन, सो इट विल बी लाइक द 7 मेंबर्ड ट्रोपाइलियम कैटायन, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड इधर गया तो ये वाला डबल बॉन्ड इधर गया, ये इधर जाने से यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये इधर शिफ्ट होने से यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज। सो इट इज अ फ्यूजन ऑफ साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन and the 6 pi electron tropylium cation. Why? Because one electron from the 7-membered ring is transferred to the 5-membered ring. To give each ring aromatic stability, यहाँ भी 6 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स और इसमें भी 6, ये यहाँ चला जाएगा ये इलेक्ट्रॉन और ये यहाँ चला जाएगा, तो इसमें भी क्या आ गए? 2 2 4 2 6, पेंटाडाइनाइल एनायन 6 इलेक्ट्रॉन, ट्रोपाइलियम कैटायन ये यहाँ चला गया रिंग में, तो ये इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो हिकल के हिसाब से भी इसमें हिकल्स रूल का भी फॉलो कर रहा है, इसमें क्या आ जाएगी? एरोमेटिसिटी एंड हाईली स्टेबल एज इज सीन बाय रेजोनेंस एनर्जी। नाउ ऑब्वियसली 7 मेंबर्ड रिंग जो होगी, क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी तरफ यहाँ 7 मेंबर्ड रिंग, तो वो क्या हो जाएगा? इट विल, ये एक तो रिंग बन जाएगी 7 मेंबर्ड एंड 5 मेंबर्ड रिंग, तो एक क्या हो जाएगी? और 5 मेंबर्ड रिंग एक हो जाएगी हमारे न्यूक्लियोफिलिक, ये क्योंकि इसमें यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरफ अट्रैक्ट होगी जहाँ की पॉजिटिव चार्ज होगा। और क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक क्योंकि ये पाई बॉन्ड यहाँ से इधर शिफ्ट हो गया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आने से इट विल बी इलेक्ट्रॉन लविंग। 5 membered ring में नेगेटिव चार्ज आने से इट विल बी न्यूक्लियस लविंग। सो वन रिंग इज इलेक्ट्रोफिलिक, this one, and one ring is nucleophilic. A very interesting compound, azulene, an isomer of naphthalene. Now let's move over. We will see from this, these are some heterocyclic aromatic compounds. देखिए heterocyclic है ना, pyridine, pyrrole, furan, thiophene, ये सारे के सारे हेट्रोसाइक्लिक है, हेट्रो एटम है जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं, और सबके सब क्या हैं? एरोमेटिक है। तो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये सारे हमारे क्या थे हमने जो पढ़े। अब हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, मतलब एरोमेटिक हैं पर उसमें क्या है वो अलग से, मतलब हम नॉन बेंजोनॉइड्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे देखिए, जो बेंजीन के जैसे हमारे ये नहीं है ना। तो एजुलीन, एजुलीन हमने देखी अभी यहाँ, एजुलीन, एजुलीन के बाद हमने क्या देखा? ये एजुलीन था हमारा जो फ्यूजन से बना साइक्लोपेंटाडाइन और साइक्लोहेप्टाट्राइन रिंग से, एरोमेटिक, इतनी स्टेबिलिटी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहे हैं। और ये भी नॉन बेंजीनॉइड, बेंजीन रिंग इसमें नहीं है, देखिए यहाँ भी एक कार्बन अगर होता तब तो ये बेंजीन रिंग वो रिप्लेस हो गया हेट्रो एटम से। दीज आर ऑल कैन बी कॉल्ड एज नॉन बेंजीनॉइड्स बट एट द सेम टाइम aromatic. They all give reactions of the aromatic compounds, electrophilic substitution reaction, resonance stabilization, and follow Huckel's rule of 4n+2 pi electrons. इसी तरह एजुलिन में भी सारे के सारे ये क्या हैं? नॉन बेंजोनॉइड। अब
हम कुछ एक, क्योंकि एरोमेटिसिटी पढ़ रहे हैं तो कुछ एक हम ऐसे कंपाउंड्स देखते हैं जिनको हम कहते हैं एनिलीन। क्या होते हैं एनिलीन? क्योंकि एरोमेटिसिटी पढ़ रहे हैं। एनिलीन्स हमारे मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिसमें नॉन क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड होते हैं, मतलब कॉन्जुगेशन में होते हैं वो। तो CnHn फॉर्मूला होता है जहां n हमारा इवन नंबर है, तो C6H6 के केस में तो वो बेंजीन बन गया। या जहां n हमारा Cn जहां हमारा ऑड हो तो उसका फॉर्मूला CnHn+1। इनको कैसे इंडिकेट करते हैं? ब्रैकेट के अंदर रखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम को। तो 6 एन्यूलीन का मतलब बेंजीन। N is the number of carbon atoms in their ring. Benzene is sometimes referred to simply as aniline, और ये तो of course एरोमेटिक होती ही है। तो हम देखें इन एन्यूलीन्स मोनोसाइक्लिक ऐसे कंपाउंड जिसमें कॉन्जुगेटेड डबल एंड सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो गुण क्या होते हैं एरोमेटिसिटी के? यस, एरोमेटिक होते हैं। बेंजीन सिंपली एन्यूलीन भी जिसको कहते हैं। 14 एनिलीन यानी कि 14 कार्बन वाली, जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इस तरह होगा, तो इसका मतलब वो भी वैसे ही ऐसी 18 एनिलीन 22 एनिलीन, ये सारे के सारे एरोमेटिक होते हैं। मतलब ये सब प्लेनर होंगे और इनमें NMR जो इनका स्पेक्ट्रम रेंज हम देखेंगे, केमिकल शिफ्ट वैल्यू जो देखेंगे 6 to 8 ppm आती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन देते हैं, हाई लेवल ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये डायट्रोपिक जो हम पढ़ चुके हैं, ये टर्म डायट्रोपिक होंगे, यानी कि बाहर के इनके जो हमारे हाइड्रोजन होंगे, देखिए जैसे 14 एनिलीन है, इसके स्पेक्ट्रा में बाहर 7.6 ppm में पीक दिखाएंगे और अंदर के 0.0 ppm, यानी कि डायट्रोपिक। सो एरोमेटिक हम पढ़ चुके हैं। जो डायट्रोपिक होते हैं वो क्या होते हैं? एरोमेटिक होते हैं, जिसमें इस रेंज पे केमिकल शिफ्ट वैल्यू आती है। यानी कि ये कौन सी रेंज है? हमने देखा था ये क्या रेंज है? हमारी एरोमेटिक कंपाउंड्स की रेंज है। ऐसी 18 एनिलीन, 18 उसमें कार्बन है, 18 कार्बन एक रिंग में बंधे हुए हैं, ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड है। इनर प्रोटॉन्स की वैल्यू देखिए कितने कम आ रही है, -3.6 ppm, और आउटर प्रोटॉन्स की रेंज आ रही है 9.0 ppm। फिर से डायट्रोपिक दो किस्म से। और डायट्रोपिक भी कैसे कि आउटर प्रोटॉन्स जो हैं वो डीशील्डेड होते हैं, उनकी वैल्यू आती है हायर रेंज में, अंदर के शील्डेड होते हैं तो -3.6 ppm। दे आर एरोमेटिक। तो कौन कौन से हैं हमारी एन्यूलीन एरोमेटिक? 6, 14, 6 तो ऑफकोर्स बेंजीन है, 14, 18, 22 ये सारे। अब नॉन एरोमेटिक 8, 10 और 16 एनिलीन, ऑक्टाटेट्राइन, जिसके लिए अभी हमने एंटी एरोमेटिक भी देखा था वहां पे, क्योंकि हमने देखा था ना क्लोज सिस्टम की एनर्जी जो होती है उसमें ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू दी ओपन चेन। लेकिन बेसिकली नॉन एरोमेटिक गुण क्यों होते हैं ना, क्योंकि इसके NMR अगर हम देखें तो साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन इसकी वैल्यू लगभग 5.7 ppm में आएगी, और ये वही रेंज होती है जहां हमारे डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स जो कि एडिशन रिएक्शंस देते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। और मोर ओवर प्लेनरिटी भी नहीं होती है, तो कॉन्जुगेशन भी नहीं हो पाएगा। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये चीज जरूर है, लेकिन वैसी रेजोनेंस की स्थिति इसमें पैदा नहीं हो पाएगी। इसी तरह एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक में बहुत ही ज्यादा जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इनफैक्ट ओनली एन्यूलीन साइक्लोब्यूटाडाइन विद कंसिडरेबल एंटी एरोमेटिसिटी, क्योंकि इसमें हम प्लेनरिटी हो ही नहीं सकती साइक्लोब्यूटाडाइन में। ऐसी 12 एन्यूलीन 12 कार्बन की है, 12 कार्बन ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड, लेकिन वीकली एंटी एरोमेटिक होती है ये, वीकली, क्योंकि कुछ एक जगह पे थोड़ी सी ये प्लेनरिटी कोशिश करती है एक्वायर करने की कुछ एक अपने स्ट्रक्चर में, otherwise it is weakly anti-aromatic. Cyclobutadiene is of course highly anti-aromatic, क्योंकि उसमें प्लेनरिटी का आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो कहीं से कहीं तक सवाल होता ही नहीं है। तो ये देखिए स्ट्रक्चर्स बने हैं, 8 एनिलीन नॉन एरोमेटिक, प्लेनरिटी नहीं है इसके, ये देखिए। और इसके अलावा साइक्लोऑक्टाटेट्राइन है। अब इसके अलावा ये 14 एनिलीन, ये देख रहे हैं हम 14 कैसे, एक पाई बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, तो 14 एनिलीन एरोमेटिक, मतलब उसी तरह के गुण होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी, NMR में उसी तरह के सिग्नल्स। 22 एनिलीन एरोमेटिक, एरोमेटिक 22 बॉन्ड्स हम कैसे गिने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। 22 एनिलीन इज हाईली एरोमेटिक। क्यों एरोमेटिक? क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी इसमें बहुत ही हाई,
और मोर ओवर इसके अलावा इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी के अलावा इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे। 10 एनिलीन देखिए नॉन एरोमेटिक, क्योंकि देखिए प्लेनर ऐसा ये इस तरह ऑल सिस प्लेनरिटी ना इसमें कोशिश करती है एक्वायर करने की, ऑल सिस ये बोट टाइप का कंफर्मेशन इसमें हो जाता है, जिससे क्या होगा कि इसमें कॉन्जुगेशन होने में मुश्किल होगी। ऐसे ये इसके सारे स्ट्रक्चर है, ट्रांस सिस, क्योंकि इतने बॉन्ड्स है ना इसमें, 1 2 3 4 5। इसके अलावा ये भी नॉन प्लेनर ट्रांस सिस है, नॉन प्लेनर। यहाँ कोशिश करती है प्लेनरिटी एक्वायर करने की, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं होती है, इसीलिए 10 एनिलीन, क्योंकि इसमें टकराते हैं ये हाइड्रोजन्स जो आपको दिख रहे हैं, और इसकी वजह से इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर जो है, इसलिए इसकी वजह से क्या होगा, इसमें प्लेनरिटी नहीं हो पाएगी और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बाकी गुण इसमें मौजूद नहीं होंगे। अब एक तरह से ऑफ कोर्स ये एरोमेटिक बन सकती है, कैसे देखिए, बीच में इसमें ऐसे ब्रिजिंग ऐसे कर देंगे, मिथाइलिन ब्रिज बन गया, देखिए ये और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स तो इतना ही है, 1 2 3 4 5, यानी कि 10 एनिलीन है। मिथाइलिन ब्रिज की वजह से क्या होगा, अब इसमें कॉन्जुगेशन हो पाएगा, ये ब्रिजिंग कर दी मिथाइलिन CH2 से, इस और इस जगह पे यहाँ हाइड्रोजन की जगह यहाँ क्या लग गया, CH2, तो उससे क्या होगा, ये अंदर के हाइड्रोजन जो टकराते थे ये नहीं टकराएंगे और ये कॉन्जुगेशन की स्थिति पैदा हो जाएगी, साइक्लिक रिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, जिससे एरोमेटिसिटी आ जाएगी। इस तरह इसमें और भी इस तरह, ये देखिए बीच में मिथाइलिन ब्रिज, ये वही चीज है, ये साइक्लोऑक्टाटेट्राईन ही है, साइक्लोपेंटा है ये 5, इसमें देखिए ये 1 2 3 4 5 ना, 5 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 10 कार्बन है, डेका साइक्लोडेका पेंटा, ये देखिए 1 2 3 4 5, 5 है ना पाई बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स, 5 दूनी 10, तो 10 एनिलीन, 10 एनिलीन कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो 10 एनिलीन। अब देखेंगे इसमें भी तो हमारे यही हैं, लेकिन क्या कर दिया है, ये कोने से इनको मिथाइलिन ब्रिज, ये मिथाइलिन ब्रिज जो यहाँ दिखा रखा है ना, ऐसे मिथाइलिन ब्रिजिंग कर दी, एरोमेटिसिटी आ गई। इसी तरह इसमें इसका फ्यूजन कर दिया बेंजीन के साथ, ये कोने वाला, तो ये तो बेंजीन है, और 2 2 4 2 6 2 8 2 10, बाकी स्ट्रक्चर ये वही है जो ये वाला है मिथाइलिन ब्रिज वाला, और कोने में हर एक में इसमें हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करके CN रख दिया, ये ट्राईसाइक्लिक एनुलिन बन गई विद बेंजीन एंड साइनो सब्स्टिट्यूशन। ये सबसे ज्यादा एसिडिक कंपाउंड है, CN ग्रुप लगा हुआ है, बहुत ही हाईली एसिडिक। CN सब अपनी तरफ को क्या खींच रहे हैं, ये C ट्रिपल बॉन्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे हैं, तो ना वो इलेक्ट्रॉन्स इन टर्न कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, कार्बन इन टर्न यहाँ हाइड्रोजन से खींचेगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा H पॉजिटिव के फॉर्म में। मोस्ट एसिडिक कंपाउंड, ये आपको दिखाया है कि इस तरह आपको जानकारी होनी चाहिए कैसे बन गया इतना एसिडिक, जब हम डिस्कस कर रहे हैं इसकी एरोमेटिसिटी। किन की, ये एन्युलिन्स के केस में कुछ एरोमेटिक होते हैं, कुछ नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक का मतलब उनकी PMR रेंज उसी तरह आएगी 4 से 5 के बीच में, जैसे कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इथीन, इथाइलिन वगैरह की आती है, और उसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं होगा। जहां रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कोशिश करेंगे वहां कैसे, ये इसमें ब्रिजिंग करके, तो फिर उसमें तो रेंज भी उनकी NMR प्रूफ होता है, उससे प्रूफ हो जाएगा और कि उनकी वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी, हायर आ जाएगी, बिटवीन 6 to 8 ppm केमिकल शिफ्ट वैल्यू इन NMR, और फिर वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने लगेंगे रादर देन एडिशन, और उनमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी आ जाएगी। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़े एक और इंटरेस्टिंग कंपाउंड, वो उनको हम कहते हैं होमो एरोमेटिक। ये कौन से होते हैं, डायट्रोपिक मॉलिक्यूल, यानी कि जिसमें 2 तरह की केमिकल शिफ्ट वैल्यूज होती हैं, आउटर साइड की शील्डेड, यानी कि जैसे आती हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की 6 to 8 ppm में, लेकिन इनमें एक या ज्यादा क्या होता है, sp3 हाइब्रिड कार्बन होता है। होमो एरोमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट और सरल उदाहरण है ट्रोपाइलियम कैटायन, ये देखिए हमने पढ़ा था ना 7 ट्रोपाइलियम, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। साइक्लो ऑक्टा ट्राइइनाइल कैटायन, अब ये क्या हुआ देखिए यहाँ पे, ये यहाँ से मैंने लिया है जैक्टरेट को क्रेडिट दिया है इसलिए। अब ये क्या होगा देखिए, बाहर को इस तरह
शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बाईसाइक्लो ऐसे बन जाएगा, ये इस तरह से शिफ्ट हो गया, ऑक्टाडाइनाइल स्ट्रक्चर, बाईसाइक्लो ऑक्टाडाइनाइल स्ट्रक्चर, जिसको रेजोनेंस की स्थिति अब पैदा हो गई, और हम देखेंगे इसको हम क्या कहेंगे, होमोट्रोपाइलियम आयन। वाई होमोट्रोपाइलियम? क्योंकि 8वां वाला जो है ना बाहर को प्रोजेक्ट, इसके अलावा ये 7 हैं यहाँ लगे हुए, इसके अलावा ये 7 हैं इसमें और लगे हुए, 7 और लगे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये तो 1 2 3 4 5 6, so the values will come if we see the NMR values delta shift। तो ये जो अंदर वाले ये हमारे सारे इसमें लगे हुए हैं, मतलब क्योंकि इसमें इस तरह शिफ्टिंग होगी, तो एक रेंज तो आएगी 5.86 ppm, दूसरी -0.73 ppm, 5.86 यानी लगभग 6 ppm पे, ये जैसे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स की आती है, तो डायट्रोपिक शिफ्ट हो गई, दूसरे की इतनी, जो हमारे बाहर वाली ये ऐसे इधर को प्रोजेक्ट sp3 हाइब्रिडाइज्ड की है -0.73, और ये बाकी जो है हमारे इसकी जो वैल्यू आएगी, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ये, तो प्लेनर हो जाएगा, और उसकी वैल्यू लगभग वैसे ही आएगी जैसे हमारी एरोमेटिक कंपाउंड्स की आती है। तो इनको कहते हैं हम होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स। सबसे इंपॉर्टेंट होमोट्रोपाइलियम कैटायन 6,8H9 पॉजिटिव, 1 3 4 5 6 7 8, and this will be projecting outside, इस तरह से ऐसे ये रिंग बन जाएगी, इसमें ट्राइइनाइल, हाँ रिमेम्बर ट्राइइनाइल मीन्स कितने हैं डबल बॉन्ड, 3 है, हाँ इसमें ये 3 है, ये एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और ये इसमें है हमारे पास क्या, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है ये ऐसे बाहर को प्रोजेक्ट करेंगे, ऐसे बना करके इस तरह से CH2। नाउ कमिंग टू आर फुलरीन्स, जब हम एरोमेटिसिटी डिस्कस कर रहे हैं तो एक चीज हम और डिस्कस करें, वो है क्या होते हैं फुलरीन्स। देखिए ये ग्रेफाइट को जब हीट करते हैं ना इनर्ट एटमॉस्फेयर में, इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था 1996 में कर्ल, क्रेटो और स्मॉली को। ये कैसे बने होते हैं, पेंटागन्स और हेक्सागन्स। हेक्सागन जो होती है वो बेंजीन रिंग, उसके आगे साथ ही पेंटागन, उस ये एरोमेटिक सब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होते हैं। डीलोकलाइजेशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, तो एरोमेटिक कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको सुपर कंडक्टर्स के फॉर्म में यूज किया जाता है। साथ ही नैनो ट्यूब्स हमारी रिलेटिवली न्यू कार्बन स्पीशीज होती है रिलेटेड टू बकमिनिस्टर फुलरीन्स। नहीं, बकमिनिस्टर फुलरीन्स कंपोज्ड ऑफ अ नेटवर्क ऑफ बेंजीन रिंग्स, ये बेंजीन रिंग से हमारी बनी होती हैं, और रोल ऐसा लगता है जैसे कि रोल कर दिया हमने ग्रेफाइट को, इस तरह से रोल कर दिया है इन द शेप ऑफ अ ट्यूब। दे आर वेरी टफ, 100 क्या, ये तो 400 गुना स्टील से ज्यादा टफ बनने लग गई हैं। सम एक्ट एज सेमीकंडक्टर्स, क्योंकि इतने इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, फ्री रोमिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेंजीन रिंग में, तो डीलोकलाइजेशन की वजह से, तो कंडक्टर्स, बायोसेंसर्स, ट्रांजिस्टर्स, इलेक्ट्रॉन फील्ड एमिटर्स, और प्रोब टिप्स के लिए भी यूज करते हैं डीएनए एनालिसिस में और प्रोटीन के एनालिसिस में, और इनका यूज मॉलिक्यूलर साइज टेस्ट ट्यूब में, किसके लिए, कैप्सूल की ड्रग डिलीवरी इन स्पेशल थेरेपीज लाइक कैंसर थेरेपी। तो ये नैनो ट्यूब्स हैं, रिलेटिवली न्यू हैं, ये कार्बन बेस्ड, जिसमें ग्रेफाइट जो है कि शीट्स ऐसे लगता है जैसे रोल कर रखी हैं in the shape of a tube, इसीलिए इनको नैनो ट्यूब्स कहते हैं। The references which I have taken these are from of course Morrison and Boyd and Graham Solomons and Craig Friel, Wiley, India। तो आज हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पढ़ा, वो क्या था हमारा एरोमेटिसिटी। विशेष गुण जो बेंजीन से मिलते हुए हैं, इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाई थर्मल स्टेबिलिटी, डायट्रोपिक मॉलिक्यूल्स, स्पेशल giving signals in the aromatic range in 1H-NMR that is 6 to 8 ppm, जिसमें ये सारे गुण मौजूद होते हैं, वो क्या कहलाते हैं हमारे एरोमेटिक। जिसमें इसके जैसे एक भी गुण नहीं होते हैं, वो नॉर्मल ओलेफिन्स डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स की तरह बिहेव करते हैं, उनको कहते हैं हम नॉन एरोमेटिक। और जिसमें इसके विपरीत होते हैं और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, हुक्कल्स रूल ना फॉलो करके 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसमें मैग्नेटिक शिफ्ट की वैल्यू जो आती है वो उलट जाती है, यानी कि जो हमारे प्रोटॉन्स हैं, आउटर प्रोटॉन्स रिंग के,
जो प्लेन में लाई करते हैं, जिनको कि 6 to 8 ppm में एब्जॉर्ब करना चाहिए, वो उल्टा एब्जॉर्ब करते हैं एट अ लोअर रेंज एट 1 2 और एट टाइम्स माइनस ppm में केमिकल शिफ्ट देते हैं, और जो हमारे अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हायर वैल्यू देते हैं, यानी कि डायट्रोपिक नहीं होते हैं, पैराट्रोपिक कहते हैं उनको, और जिनमें कि रेजोनेंस का स्टेबलाइजेशन भी नहीं हो पाता, इस वजह से प्लेनैरिटी नहीं आ पाती, उनको कहते हैं एंटी एरोमेटिक। और कुछ होते हैं होमो एरोमेटिक, जिसमें कि एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होने के बावजूद वो इस तरह प्रोजेक्शन हो जाता है उसका कि उसमें एरोमेटिसिटी डेवलप हो जाती है, एरोमेटिक कार्बन के गुण जो कि NMR से भी जस्टिफाई हो जाते हैं, NMR सिग्नल से, तो उसमें वैसी प्रॉपर्टीज आ जाती है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की, तो उनको हम कहते हैं होमो एरोमेटिक। हमारे कुछ आयन्स ऐसे होते हैं जिसमें साइक्लोपेंटाडाइनाइल, साइक्लोट्राइनाइल केटायन या होमोट्रोपा जो है ट्रोपाइलियम केटायन जिसको हम बोलते हैं, वो होता है। और इसके अलावा क्योंकि हम एरोमेटिसिटी डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम जरूर साथ में मेंशन करेंगे कुछ ऐसे कंपाउंड्स की। कुछ तो बेंजेनॉइड्स होते हैं क्लासिफिकेशन, जो बेंजीन के जैसे होते हैं, नॉन बेंजेनॉइड जिसमें कि हमारे आते हैं कुछ आयंस, जिसमें हमारे आती हैं एजुलिन्स, जिसमें हमारे आते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो कि एरोमेटिक होते हैं, और कुछ एक हमारी ऐसी स्पेशल कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमको एरोमेटिक बिहेवियर देते हैं, जैसा कि 1516 trans 1516 dimethyl dihydropyrene, and some annulenes which are aromatic, such as those which follow Huckel's rule and are also giving high amount of resonance stabilization energy they have, and at the same time electrophilic substitution, and azulene, special type of very interesting compounds. So this is all about aromaticity. Thank you.